क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? स्टेटमेंट 1, लैकुस्ट्रीन सॉइल डिपॉजिटेड इन लेक बेड। बिल्कुल सही बात है। देखिए टाइपिंग एरर है, लैकुस्ट्रीन है LACUSTRINE, लैकुस्ट्रीन सॉइल डिपॉजिटेड इन लेक बेड। बिल्कुल लैकुस्ट्रीन सॉइल जो होता है लेक के बेड्स में डिपॉजिट होकर बनते हैं, ठीक है, यानी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है? द सॉइल हैज लिक्विड लिमिट 45% एंड लाइज अबव द ए लाइन when the plotted on plasticity chart the symbol of soil is CI. I is representation of intermediate, C मतलब क्ले। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी प्लास्टिसिटी चार्ट बनाते हैं जो लाइन होती है उसे ए लाइन बोलते हैं। यदि लिक्विड लिमिट 20 से 35% के बीच में हो तो वो लो कंप्रेसिबल होगा, 35 से 50% के बीच में हो तो मीडियम कंप्रेसिबल होगा, 50 से ज़्यादा हो तो हाई कंप्रेसिबल होगा। चूँकि जो ए लाइन है उससे ऊपर है, द सॉइल हैज लिक्विड लिमिट 45% एंड लाई अबव द ए लाइन से ऊपर है तो इसका मतलब वो क्ले है। और चूँकि लिक्विड लिमिट 45% है जो कि वो 35 और 50 के बीच में है, इसका मतलब ये लो मीडियम कंप्रेसिबल है। मीडियम कंप्रेसिबल या इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है तो आई रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। तो क्ले है और इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है तो सी आई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, यानी स्टेटमेंट 2 क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 क्या है? HRB क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल इज बेस्ड ऑन बोथ पार्टिकल साइज कंपोजिशन एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक। HRB क्लासिफिकेशन होता क्या है? हाईवे रिसर्च बोर्ड सॉयल को क्लासीफाई करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे HRB क्लासिफिकेशन है जिसे बोलते हैं हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन, टेक्सचरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन है, ग्रेन के साइज के अकॉर्डिंग क्लासीफाइड किया जाता है, टेक्सचरल क्लासिफिकेशन है। उसके बाद हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन। हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन में जो होता है हम जो हमारा सॉइल्स होता है उसके कंपोजिशन और प्लास्टिसिटी दोनों का यूज करते हैं, ठीक है, कंपोजिशन और प्लास्टिसिटी दोनों का यूज करते हैं। उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम होता है जिसमें सॉइल के कंपोजिशन और प्लास्टिसिटी, लिक्विड लिमिट, इन सब का यूज किया जाता है। और इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम जो है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम से लिया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है उसमें हम उसमें पार्टिकल साइज का कंपोजिशन मतलब डिफरेंट जो पार्टिकल साइज मिक्स हैं उनको भी एनालाइज करते हैं और उनकी प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एनालाइज करते हैं। हाईवे रिसर्च बोर्ड एक फार्मूला यूज करता है जिसे बोलते हैं ग्रुप इंडेक्स फार्मूला, जैसा कि आपको पता होगा, वहाँ पे लिख देते हैं। ग्रुप इंडेक्स फार्मूला आप जानते होंगे क्या होता है? 0.2A प्लस 0.005 BC मतलब AC है, सॉरी, एंड प्लस 0.01 BD। ठीक, इसमें A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू एंड D की वैल्यू आप जानते होंगे। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना ही हमारा सॉइल का जो क्वालिटी है वो लो होगा, ये चीज़ याद रखना। ग्रुप इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू 20 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा तीनों स्टेटमेंट है वो सही है, 1 2 3, जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, समीशन ऑफ एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल इज इक्वल टू यूनिटी। देखिए पहले क्या है, समीशन ऑफ डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड वाटर कंटेंट। डिग्री ऑफ सेचुरेशन का फार्मूला क्या होता है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन S इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड। और आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड एयर कंटेंट, एयर कंटेंट का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड। यदि आप दोनों को जोड़ दें, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को, तो क्या मिलेगा आपको? वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर वही तो वॉल्यूम ऑफ वाइड होता है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड ऊपर एंड वॉल्यूम ऑफ वाइड नीचे, दोनों कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, यानी स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है? ये जो दे रखा है सॉलिड का, सेचुरेशन का, ये यूनिट वेट दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बल्क यूनिट वेट होता है, जो सॉलिड का, सॉलिड मतलब जैसे सॉयल है, सॉयल में सॉलिड, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉयल पार्टिकल्स हैं, उनका सिर्फ आप बल्क यूनिट वेट निकालेंगे वो सबसे ज़्यादा आएगा। जो गामा सेट निकालते हैं वो पूरे सॉयल का निकालते हैं, जिसमें सॉयल पार्टिकल भी है, वाटर वाइड्स भी हैं, वाइड्स में वाटर हो सकता है यदि पूरी सेचुरेटेड है, यदि बल्क में है तो उसमें वाटर और एयर दोनों हो सकता है, ड्राई है तो सिर्फ एयर होगा, तो पूरी सॉयल की बात हो गई। और गामा सॉलिड का मतलब यूनिट वेट ऑफ ओनली सॉयल पार्टिकल,
तो यूनिट वेट ऑफ सॉयल पार्टिकल सबसे ज़्यादा होता है, यानी गामा सॉलिड सब ग्रेटर देन, उसके बाद गामा सेचूरेटेड होता है, मतलब सेचूरेटेड बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉयल होता है। उसके बाद जो होता है बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉयल होता है। यानी यदि मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, गामा सॉलिड फिर ग्रेटर देन गामा सैचुरेटेड होता है, फिर जो होता है गामा होता है, और फिर जो होता है गामा डी होता है, फिर जो होता है गामा सबमर्ज। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ी कर दी है, गामा डी को पहले दे दिया फिर गामा को बाद में दिया। इन्होंने आर से लिख दिया है, कोई बात नहीं, मैं उसे गामा बोल रहा हूँ। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इन्होंने रॉन्ग कर दिया है। अब स्टेटमेंट 3 क्या है, डेंसिटी इंडेक्स और डिग्री ऑफ डेंसिटी इज यूज फॉर कोहेसिव सॉइल। देखिए जो डेंसिटी इंडेक्स होता है ना, वो सिर्फ कोहेसन लेस सॉइल के लिए निकाला जाता है। कोहेसिव सॉइल के लिए अब क्यों नहीं निकाला जाता, उसका कारण ये है कि डेंसिटी इंडेक्स निकालने में हमें वाइड रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम वाइड रेशियो, मिनिमम वाइड रेशियो। लेकिन कोहेसिव सॉइल्स में क्या होता है, ये जो मैक्सिमम वाइड रेशियो है इसको निकालने में बड़ी अनसर्टेनिटीज होती हैं, इसलिए ये कोहेसिव सॉइल के लिए अच्छा फिजिबल नहीं होता, इसलिए ये कोहेसन लेस सॉइल के लिए ही यूज किया जाता है। इसका मतलब स्टेटमेंट 3 भी रॉन्ग है। स्टेटमेंट 4 क्या है, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस RC इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80%। रिलेटिव कॉम्पैक्शन होता है क्या, आपको पता होगा। RC का जो फार्मूला होता है किसी भी सॉइल के लिए, उस सॉइल का ड्राई यूनिट वेट अपॉन मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट कितना हो सकता है, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। और इसका एक फार्मूला होता है RC इज इक्वल टू 80 प्लस 0.2 ID। ID क्या होता है, वही डेंसिटी इंडेक्स है, डेंसिटी इंडेक्स है वही, या डिग्री ऑफ, जिसे बोलते हैं डेंसिटी इंडेक्स या डिग्री ऑफ डेंसिटी बोलते हैं। अब यदि डिग्री ऑफ डेंसिटी इंडेक्स 0 हो जाए तो RC की वैल्यू कितनी होगी, 80%। परसेंट में ये बात है, ठीक है। इसका मतलब रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस का मिनिमम वैल्यू 80% तो होना ही चाहिए, ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यही है, तो स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। अब इन्होंने पूछा विच आर नॉट करेक्ट, तो यानी 2 और 3 स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, लूजेस्ट स्टेट ऑफ पैकिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सॉलिड आर अरेंज इन क्यूबिकल एरे। देखिए क्या है, जो हमारा सॉइल पार्टिकल है वो कम्प्लीटली स्पेरिकल तो होता नहीं, लेकिन हम एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लें यदि वो कम्प्लीटली स्पेरिकल है, उस स्पेरिकल सॉइल पार्टिकल को आप क्यूबॉइड के फॉर्म में अरेंज कर दीजिए, या क्यूब के फॉर्म में अरेंज कर दीजिए, या रोम्बोहेड्रल के फॉर्म में अरेंज कर दीजिए, ये अलग अलग शेप हैं आप जानते हैं। तो यदि आप क्यूबॉइड के फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं तो जो उनके बीच वाइड्स होता है सॉइल पार्टिकल के बीच में वो मैक्सिमम होता है, ऐसा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया। और उसकी वैल्यू जो होती है वो 0.91 होता है या 91% होता है। किसका, वाइड रेशियो की वैल्यू। कब, जब लूजेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा क्या हो, लूजेस्ट स्टेट हो। और लूजेस्ट स्टेट कब होता है, जब वो क्यूबॉइड फॉर्म में या क्यूब के फॉर्म में अरेंज किया जाता है, क्यूबिकल फॉर्म में अरेंज किया जाता है। अब घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है कि लूजेस्ट स्टेट में पोरोसिटी कितना होगा, तो चूंकि वाइड रेशियो आपको पता है कि 91% होता है यानी 0.91, तो पोरोसिटी भी आप निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और डेंसेट स्टेट कब होता है, जब उसी स्पेरिकल पार्टिकल्स को हम यदि रोम्बोहेड्रल फॉर्म में अरेंज करें तो जो वाइड्स होता है सॉइल पार्टिकल के बीच में वो मिनिमम होता है। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि रोम्बोहेड्रल फॉर्म में सॉइल अरेंजमेंट क्या होता है, डेंसेज स्टेज में होता है, और उस समय वाइड रेशियो जो होता है वो 35% होता है। उसी करस्पॉन्डिंग आप पोरोसिटी भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कैसे लूजेस्ट और डेंसेट होगा इसको आप 3 डायमेंशनल फिगर से समझ सकते हैं और पढ़े भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ओवन ड्राइंग मेथड ऑफ फाइंडिंग वाटर कंटेंट इज मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी मेथड। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए, जिसमें ओवन ड्राइंग मेथड होता है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है, एल्कोहल मेथड होता है, टॉर्सनल मेथड होता है। तो ओवन ड्राइंग मेथड जो होता है वो लेबोरेटरी मेथड होता है, बहुत ही क्विक रिजल्ट देता है, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है, और ये लेबोरेटरी में किया जाता है। लेकिन फील्ड में सबसे फास्ट जो रिजल्ट देता है वो कैल्शियम कार्बाइड मेथड देता है।
तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड ऑफ फाइंडिंग वाटर कंटेंट इज क्विक फील्ड मेथड, ये फील्ड मेथड है, और ओवन ड्राइंग मेथड क्या है, लेबोरेटरी मेथड है। आल्सो नो, अच्छा कैल्शियम कार्बाइड मेथड को हम बोलते हैं रैपिड मॉइस्चर मेथड भी बोलते हैं। वाइड रेशियो कैन बी ग्रेटर देन 1, बिल्कुल। वाइड रेशियो क्या होता है, वाइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, लेकिन पोरोसिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पोरोसिटी की वैल्यू क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉयल। वॉल्यूम ऑफ सॉयल से क्या वॉल्यूम ऑफ वाइड कभी बड़ा हो सकता है? नहीं, लेकिन यहाँ हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से बड़ा हो सकता है। ये सॉलिड है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉयल है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है D10, D30, D60 दीज आर यूज फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। 100% सही बात है। ये जो D10, D30, D60 ये फाइन ग्रेन पार्टिकल्स के लिए नहीं होता, किसके लिए होता है, कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स के लिए होता है। स्टेटमेंट 2 क्या आता है, फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर लाई बिटवीन 1 to 3, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट क्या होता है, ग्रेवल के लिए फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए कितना होता है, ग्रेटर देन 4, फॉर सैंड के लिए कितना होता है, ग्रेटर देन 6, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए कितना होता है, 1 और 3 के बीच में होता है, ठीक है। यानी स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। आपको कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपको पता होगा, D30 का होल स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। चलिए फिर स्टेटमेंट 3 क्या है, हायर द वैल्यू ऑफ फ्लो इंडेक्स लोअर इज द शियर स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही बात है। फ्लो इंडेक्स क्या होता है आपको पता है, जैसे हमने पढ़ा होगा फ्लो इंडेक्स कि फार्मूला क्या होता है, W1 माइनस W2 अपॉन लॉग N2 बाई N1 बेस 10 पे। W1 क्या, वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग द नंबर ऑफ ब्लोज N1। W2 क्या है, वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ ब्लोज N2। नंबर ऑफ ब्लोज N2 ग्रेटर देन नंबर ऑफ ब्लोज N1। इसी के अकॉर्डिंग हम फ्लो इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। जितना भी फ्लो इंडेक्स की वैल्यू हाई होगी उतना सॉइल का शियर स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 4, वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग द 110 नंबर ऑफ ब्लो इज 20% एंड 70% द फ्लो इंडेक्स इज 0.5। तो इसी फार्मूले से आप देख लीजिए, क्योंकि वाटर कंटेंट दे रखा है, आइए देखते हैं। वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग 110 नंबर ऑफ ब्लो इज 20%, चलिए 20% एंड 70%। नंबर ऑफ ब्लो N1 कितना है, N1 है आपका 10, N2 कितना है 100, W1 कितना है 70%, W2 कितना है 20%। बस फार्मूले में रख दीजिए, W1 माइनस W2 यानी 50 हो गया, अपॉन लॉग 100 N2 बाई N1, 100 बाई 10 यानी लॉग 10, तो 10 बेस 10 पे कितना 1 यानी 50%। फ्लो इंडेक्स है 50% को आप लिख सकते हैं 0.5, यानी स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। विच इज आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज एंड डिग्री ऑफ श्रिंकेज टेल अबाउट द प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल। बिल्कुल, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होता क्या, इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम विच इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज विथ रेस्पेक्ट टू ड्राई यूनिट वॉल्यूम। मतलब यदि डिग्री ऑफ वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को देखा जाए तो आप ऐसे ही लिखते हो, V1 माइनस VD अपॉन VD, या V1 माइनस V2 अपॉन VD, चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू, इसको ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है, इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ड्राई यूनिट वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम। और डिग्री ऑफ श्रिंकेज क्या होती है, ये भी चेंज इन वॉल्यूम है, लेकिन इसका परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन जो होता है ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में होता है। मतलब V1 माइनस V2 अपॉन V1, V1 मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में होता है, यहाँ पे क्या है ड्राई यूनिट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। V1 माइनस V2 अपॉन VD, ये तो आपको फार्मूला याद होगा। तो यानी जो आपका बोथ वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज और डिग्री ऑफ श्रिंकेज है, दोनों कहीं ना कहीं आपको प्लास्टिसिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है। कैसे बताते हैं कि यदि ज़्यादा श्रिंकेज हो रहा है, कम श्रिंकेज हो रहा है तो सॉइल ज़्यादा प्लास्टिक होगी, कम होगी, ये सब बताते हैं। कैसे, आपको बता देता हूँ। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज जब ज़्यादा होगी इसका मतलब सॉइल में प्लास्टिसिटी भी ज़्यादा है,
ठीक है, कैसे देख सकते हो प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैसे निकालते हैं, लिक्विड लिमिट माने प्लास्टिक लिमिट, इसका मतलब प्लास्टिसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। यदि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज ज़्यादा है, इसका मतलब वाटर कंटेंट वॉल्यूम में वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज ज़्यादा, तो यानी वॉल्यूम में चेंज ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब सॉइल में लिक्विड लिमिट की अमाउंट ज़्यादा है, प्लास्टिक लिमिट की अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए उसमें श्रिंकेज देखने को मिल रहा है। लेकिन जो डिग्री ऑफ श्रिंकेज होती है ये कुछ उल्टा होता है, क्योंकि आप इसका रिप्रेजेंटेशन जो परसेंटेज में विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम है, क्या जैसे दिखाया था अभी, तो यदि डिग्री ऑफ श्रिंकेज हाई होगा तो प्लास्टिसिटी की वैल्यू कम होगी। और इसके लिए एक चार्ट भी आपको बना देता हूँ, डिग्री ऑफ श्रिंकेज के लिए बना रहा हूँ। जब डिग्री ऑफ श्रिंकेज 5% हो, 10% हो, 15% हो, यदि 5% हो तो जो हमारी सॉइल होगी उसमें गुड प्लास्टिसिटी होगी। कितना? गुड प्लास्टिसिटी, गुड प्लास्टिसिटी। और 5 से 10 के बीच में होगी, 5 से 10 के बीच में होगी, 5 से 10 के बीच में होगा तो मीडियम प्लास्टिसिटी, मीडियम प्लास्टिसिटी। और 10 से 15 के बीच में, क्या डिग्री ऑफ श्रिंकेज की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 से 15 के बीच में होगा तो पुअर प्लास्टिसिटी। और डिग्री ऑफ श्रिंकेज यदि 15 से ज़्यादा है तो वेरी पुअर प्लास्टिसिटी। तो इसका मतलब आप देख रही है कि डिग्री ऑफ श्रिंकेज ज़्यादा हो रही है तो प्लास्टिसिटी हमारा जो है कम होती चली जा रही, लेकिन जबकि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज में ऐसा नहीं होता, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज जितना बढ़ेगा हमारी प्लास्टिसिटी उतनी बढ़ेगी। तो स्टेटमेंट 3 क्या है? हाई डिग्री ऑफ श्रिंकेज मीन्स लो प्लास्टिसिटी, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 क्या है? हाई वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज मीन्स हाई प्लास्टिसिटी, बिल्कुल सही बात है। डिग्री ऑफ श्रिंकेज इज बिटवीन 10 to 15%, तो सॉयल हैज ए पुअर प्लास्टिसिटी, बिल्कुल जैसा कि हमने आपको बताया। इसका मतलब चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लिक्विडिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 देन सॉयल इज इन लिक्विड स्टेट, बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स दोनों, यदि हम आपको बताएं कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विड इंडेक्स को आप ऐड करेंगे ना तो आपको 1 की वैल्यू मिलती है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स के साथ लिक्विडिटी इंडेक्स को कंफ्यूज मत करना। कंसिस्टेंसी इंडेक्स में की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होती है तो सॉलिड स्टेज में होता है, लेकिन लिक्विडिटी इंडेक्स जब भी ग्रेटर देन 1 वैल्यू होगी तो सॉइल क्या होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और जब कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू 0 से कम होगी तो वो लिक्विड स्टेट में होगा, लेकिन लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 से कम होगा तो वो किस में होगा? सॉलिड स्टेज में होगा। तो ये चीज़ याद कर लेना। तो यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसलिए सॉइल लिक्विड स्टेज में होगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या है? टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ फ्लो इंडेक्स एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। रॉन्ग। टफनेस इंडेक्स जो होता है जिसे हम बोलते हैं IT, टफनेस इंडेक्स रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स, IP/IF, उल्टा दे रखा है। टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। फिर क्या है? सेंसिटिविटी इज 1 देन सॉइल इज कॉल्ड इनसेंसिटिव सॉइल, बिल्कुल सेंसिटिविटी 1 है, जैसा कि हमने बताया था इसी लेक्चर में कि आपको सेंसिटिविटी की डिफरेंट वैल्यू पे सॉइल को कैसे कैटेगराइज किया गया। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। स्टेटमेंट 4 क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल बाय वर्चू ऑफ विच इट रिगेन्स ए पार्ट ऑफ लॉस स्ट्रेंथ इज टर्म्ड एज ए थिक्सोट्रॉपी, यानी स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। देखिए थिक्सोट्रॉपी है क्या? जैसे आप कोई क्ले पार्टिकल लाते हैं तो जब क्ले पार्टिकल्स लाए तो क्या होगा? उसमें डिस्टर्बेंस हुआ पार्टिकल्स में तो उसकी स्ट्रेंथ लॉस हो जाती है। तो आप लाकर कहीं पे रख दिए, 1-2 महीना बाद यदि आप जाकर फिर उसे ऑब्जर्व करते हैं ना तो देखते हैं उसमें कुछ स्ट्रेंथ रिगेन कर जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी प्रोसेस। द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल रिगेन होता है टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसे बोलते हैं थिक्सोट्रॉफी। यानी स्टेटमेंट 3, 4 एंड 1 करेक्ट है। यानी विच इज आर करेक्ट पूछ रखे हैं, तो यानी 1, 3, 4 आर करेक्ट। 1, 3, 4 आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। टफनेस इंडेक्स इज रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉइल हैज डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 60% एंड सैचुरेटेड, ए सॉइल हैज डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 60% and saturated and dry unit weight of soil is 1.9 gram cm³ and 1.5 gram centimeter per cube. यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल पूछ रहे हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा मेथड है, मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ जो कि आपको विद इन द 20 सेकेंड्स आप फाइंड कर सकते हो। फार्मूला क्या है कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा इज इक्वल टू
गामा डी ड्राई यूनिट वेट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन ब्रैकेट में गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डी। यही फार्मूला रखिए, आपको मिल जाएगा यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। यूनिट वेट ऑफ द सॉइल मतलब गामा को बारे में पूछ रहे हैं। कैसे? गामा डी की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया? 1.5 रख दीजिए, प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना 60% यानी 0.6। गामा सैचुरेटेड की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखिए 1.9 दे रखी है, माइनस ड्राई यूनिट वेट कितना है 1.5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 1.74 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैपिलरी राइज इज मोर फाइन ग्रेन सॉइल इज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कैसे? आपको पता है कि राइज इन द कैपिलरी एच इज इक्वल टू क्या होता है 4t cos थीटा अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी। गामा डब्ल्यू क्या? यूनिट वेट ऑफ द वाटर। गामा डब्ल्यू, यदि वाटर की जगह कोई दूसरा फ्लूइड है तो उसका यूनिट वेट हो जाएगा। तो 4t cos थीटा अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी। टी क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ द सॉइल, सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड। एंड cos थीटा क्या है? आपको पता है सरफेस टेंशन का वर्टिकल से झुकाव जो होता है वो थीटा होता है। डी क्या होता है? साइज ऑफ पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स यहाँ पे बात हो रही है, तो सॉइल पार्टिकल यानी राइज ऑफ कैपिलरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ सॉइल पार्टिकल। यदि फाइनर पार्टिकल है तो यानी डायमीटर कम होगा, तो इसका मतलब राइज ज़्यादा होगा। तो उन्होंने यही बोला कैपिलरी राइज इज मोर इन फाइन ग्रेन सॉइल एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। बिल्कुल सही बात है। अब स्टेटमेंट 2 क्या है? बल्किंग इज फाउंड इन सिल्ट एंड क्ले। गलत। बल्किंग हमेशा सैंड में पाई जाती है, सिल्ट और क्ले में नहीं पाई जाती। कारण बल्किंग होता क्या है? बल्किंग मतलब इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सॉइल जब वो क्या होता है कि मॉइस्चर से कांटेक्ट में आता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी सैंड में पाई जाती है। क्या होता है? एक ड्राई सैंड है, देखिए सुनिए, ड्राई सैंड है। ड्राई सैंड को जब आपको थोड़ा सा मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से मिलता है, जनरली 4 to 5%, तो मॉइस्चर मिलने के बाद क्या होता है? इसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो जाता है। इसी को बोलते हैं बल्किंग ऑफ सॉइल। अच्छा, वॉल्यूम इंक्रीमेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि क्या होता है, सैंड में एक खासियत होती है, जैसे इसमें ड्राई सैंड में मॉइस्चर मिलता है तो क्या होता है, एक मॉइस्चर का लेयर सैंड पार्टिकल्स के ऊपर बन जाता है। तो दो आसपास जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करने लगते हैं, एक दूसरे को पुश करने लगते हैं, मतलब पुल करने लगते हैं, एक पुल नहीं सॉरी दूर फेंकने लगते हैं। इससे क्या होता है कि सॉइल में वॉल्यूम बढ़ जाता है। और कहीं न कहीं ये जो रिलेटेड होता है सरफेस टेंशन से ही रिलेटेड होता है। जैसे एक सॉइल पार्टिकल यहाँ है, सैंड पार्टिकल, एक सैंड पार्टिकल यहाँ है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट दिए तो इसमें एक लेयर फॉर्मेशन हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि इसमें मेनिस्कस का फॉर्मेशन होता है और इस तरह से सरफेस टेंशन लगने लगते हैं। और ये सरफेस टेंशन इस दोनों सॉइल को क्या करता है? एक दूसरे के से दूर ढकेलता है। एक दूसरे से दूर ढकेलता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसमें बल्किंग होती है। और यही कहीं न कहीं कारण होता है, अपेरेंट कोहेसन का भी इसमें कारण आता है। तो जो बात है यहाँ पे एक सिंपल बात करें, बल्किंग इज फाउंड इन सैंड क्यों पाते हैं? क्योंकि उनमें अपेरेंट कोहेसन भी आने लगता है। और ये सब हमने एक्सप्लेन कर दिया। स्टेटमेंट 3 क्या है? एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल इज 0.29 mm, देन राइज ऑफ कैपिलरी इज। आपको पता है कैपिलरी राइज का जो फार्मूला होता है H इज इक्वल टू 4t cos थीटा अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी। 100% सही बात है। लेकिन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है वो, और यदि प्योर वाटर है तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा 0.29/d। ये कब होता है? एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन थीटा की वैल्यू 0 हो यानी प्योर वाटर हो। तो कैपिलरी राइज H की वैल्यू 0.29 इंटू डी किस में आएगा? H की वैल्यू सेंटीमीटर में, और D की वैल्यू भी किस में रखनी है? सेंटीमीटर में। तब आते हैं हम क्वेश्चन पे। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे साइज ऑफ पार्टिकल 0.29 mm है, तो इन्होंने पूछा है कि राइज ऑफ कैपिलरी कितना होगा। इन्होंने बोला 10 सेंटीमीटर। तो आइए चेक करते हैं। अब जो कैपिलरी राइज H इज इक्वल टू 0.29 अपॉन D किस में रखना है? सेंटीमीटर में। D 0.29 mm है तो सेंटीमीटर में रखिए 0.29 अपॉन 10, तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर।
कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यानी बिल्कुल करेक्ट बात है, स्टेटमेंट 1 2 3 आर करेक्ट। तो यानी यहाँ पे पूछा क्या है, विच इज आर करेक्ट। 2 1 3 दिया है, कैपिलरी राइज इन फाइन ग्रेन बल्किंग इज, हाँ तो 2 रॉन्ग है ना, क्योंकि बल्किंग तो सैंड में मिलता है। तो यानी 1 एंड 3 आर करेक्ट, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए मिसप्रिंटिंग है, टाइपिंग में गलत है, विच इज आर करेक्ट नहीं है बल्कि विच आर नॉट करेक्ट ये होना चाहिए था। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत है, ये यहाँ पे विच इज आर करेक्ट वाला रॉन्ग है क्योंकि ये इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो टाइपिंग में एरर्स हैं, उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, ए फाइन ग्रेन सॉइल हैज WL यानी लिक्विड लिमिट 58% एंड प्लास्टिक लिमिट इज ए 14%, सॉइल इज क्लासिफाइड एज। बहुत इजी है, लिक्विड लिमिट दिया है, प्लास्टिक लिमिट दिया है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना हो जाएगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, यानी 58% माइनस 40%, तो कितना हो जाएगा, 8 में से 4 जाए 4, 5 में से 1 जाए 4, यानी 44%। ठीक, 44%। इसका मतलब हमारा जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है 44% है। ठीक, अब आपको पता ए लाइन का स्लोप जो होता है क्या होता है, 0.73 WL माइनस 20, WL माइनस 20। ए लाइन का ये क्या होता है, IP निकालता है ए लाइन से 0.73, लिक्विड लिमिट कितना है 58%, तो आप रख लें 58 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा 58 माइनस 20 यानी 38, तो यानी 0.73 इंटू 30 कितना हो जाएगा, ठीक, 3 तिहाई 9, 3 साते 21, ठीक, 21.90, 21.9%। ठीक, अब ये बताइए जो हमारा फाइन ग्रेन सॉइल है उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स 44% है, जो प्लास्टिसिटी चार्ट से आ रही है, कैलकुलेशन आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, 21.9% है। इसका मतलब हमारा सॉइल जो है वह ए लाइन के ऊपर है, इसका मतलब हमारा जो सॉइल है वो क्ले है। ठीक, अब चूँकि लिक्विड लिमिट 58% है, अब ने आपको बताया था लिक्विड लिमिट यदि 50% से ज़्यादा है तो हमारा सॉइल हाई कंप्रेसिबल होगी, यानी H इंडिकेटर होगा हाई कंप्रेसिबल के लिए, चूँकि क्ले है तो C ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी इज लेस देन, एक्टिविटी है एक्चुअली, ये भी टाइपिंग एरर है, एक्टिविटी इज लेस देन 0.75 देन सॉइल इज कॉल्ड इनएक्टिव सॉइल। बिल्कुल सही बात है, एक्टिविटी नंबर होता है देखिए AC, इसका फार्मूला होता है IP अपॉन परसेंट ऑफ क्ले, परसेंट ऑफ क्ले मतलब क्ले पार्टिकल का परसेंटेज कितना है, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स, दोनों का रेशियो को हम बोलते हैं एक्टिविटी नंबर। यदि एक्टिविटी नंबर 0.75 से कम है तो हम बोलते हैं इनएक्टिव सॉइल, 0.75 से 1.25 के बीच में है तो हम बोलते हैं नॉर्मल एक्टिव, और 1.25 से ज़्यादा है तो क्या होता है, नॉर्मल एक्टिव नहीं मीडियम एक्टिव, फिर उसके बाद 1.25 से ज़्यादा तो अच्छा एक्टिव मानते हैं उसको, ठीक है, एक्टिव सॉइल मानते हैं। तो यानी स्टेटमेंट 1 जो है एक्टिविटी लेस देन 0.75 देन सॉइल इज कॉल्ड इनएक्टिव, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है डिस्पर्सन टेस्ट, डिल्टेंसी टेस्ट एंड ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट इज यूज फॉर डिफ्रेंसिएशन ऑफ सिल्ट एंड क्ले। मान लो कोई सॉइल है जिसमें सिल्ट और क्ले है, सिल्ट का अमाउंट ज़्यादा है या क्ले का अमाउंट ज़्यादा है, इसको जानने के लिए हम डिफरेंट टेस्ट भी करते हैं। उसी टेस्ट में से होता है डिस्पर्सन टेस्ट, डिल्टेंसी टेस्ट एंड ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट। तो यानी स्टेटमेंट 2 भी सही है। डिस्पर्सन टेस्ट होता है क्या, देखिए कोई सॉइल है जिसमें क्ले है और सिल्ट है, तो आप 1 स्पून वो सॉइल लेकर एक क्या करते हो, 1 गिलास वाटर में उसको डाल देते हो, ठीक है। यदि सॉइल कुछ मिनट में ही बैठ जाए तो समझ लो इसमें सिल्ट का अमाउंट ज़्यादा है, तो इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन टेस्ट। डिल्टेंसी टेस्ट होता है, फिर ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं। तो इसी तरह से बाकी हैं, बाकी सबको हम डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। स्टेटमेंट 3 क्या है, हायर द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स पुअर द क्वालिटी ऑफ मटेरियल। हमने अभी बताया था जब HRB मेथड ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, हाईवे रिसर्च बोर्ड मेथड जो था सॉइल क्लासिफिकेशन का, उसमें डिस्कस भी किया था कि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या होगा, उतना ख़राब होगा। यानी ये भी बात सही है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, विच इज आर करेक्ट, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन
यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, बिल्कुल अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे। स्टेटमेंट 2 क्या है, कैलोनाइट स्ट्रक्चर गिव्स द अपीयरेंस ऑफ लीफ ऑफ एन ओपन बुक। देखिए क्या है ना, जो क्ले मिनरल्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो उनका जो बेसिक यूनिट्स होते हैं पहले आपको वो समझना होगा, वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल यूनिट या सिलिका यूनिट भी बोलते हैं, ऑक्ट्राहेड्रल यूनिट बोलते हैं, जिसे हम डिफरेंट नाम से भी जान सकते हैं। टेट्राहेड्रल यूनिट एंड ऑक्टाहेड्रल यूनिट ये बेसिक यूनिट होते हैं किसी क्ले पार्टिकल के फॉर्मेशन में। इन्हीं यूनिट को मिलाकर 3 तरह के मिनरल्स जनरली क्ले में पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कैलोनाइट, मॉन्टमोरेलोनाइट एंड आइलाइट मिनरल्स। जो कैलोनाइट होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है एक ओपन बुक की तरह होता है, यानी जैसे बुक आप खोल देते हैं दोनों तरफ उसके पेज फैले होते हैं, उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर कैलोनाइट यूनिट का होता है। और कैलोनाइट की प्रॉपर्टी जो होती है मॉन्टमोरेलोनाइट और आइलाइट से बेहतर होती है। सॉइल हैविंग आइलाइट मिनरल स्ट्रक्चर सो द स्वेलिंग एंड श्रिंकेज मोर देन हार्म। देखिए सबसे कम स्वेलिंग और श्रिंकेज कैलोनाइट स्ट्रक्चर में होता है, सबसे ज़्यादा मॉन्टमोरेलोनाइट में होता है। आइलाइट में क्या होता है, इन दोनों के बीच रहता है। किन दोनों के बीच, कैलोनाइट और मॉन्टमोरेलोनाइट के बीच में। तो यानी स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट 3 सही है। तो यहाँ पे पूछा विच इज आर करेक्ट, यानी इस ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए कैलोनाइट्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, 2 यूनिट आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के हेल्प से मिलते हैं। ठीक है, और मॉन्टमोरेलोनाइट में हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होता। आइलाइट्स में क्या होते हैं, कुछ आयनिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इफ़ द नेचुरल मॉइस्चर कंटेन द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल सैंपल आर 30.5%, 42.5% एंड 22.5% रेस्पेक्टिवली, देन रेशियो ऑफ लिक्विडिटी इंडेक्स। अभी हम लोग लिक्विडिटी इंडेक्स का पढ़ रहे थे, फार्मूला आपको पता है, लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू W माइनस WP। W क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट, W क्या है, प्लास्टिक लिमिट, W माइनस WP अपान IP। IP क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट कितना है, 30.5%, माइनस प्लास्टिक लिमिट कितना है, प्लास्टिक लिमिट आपका 22.5% है, अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, यानी 42.5 माइनस 22.5। आप इसे सॉल्व करें, आपको देखते हैं क्या मिलता है। 30.5 माइनस 22.5 यानी ये 8 मिल गया, अपॉन 42.5 माइनस 22.5 ये कितना हो जाएगा, 20। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/5। ठीक, 2/5 का मतलब कितना हो गया, 0.4। तो यानी प्लास्टिसिटी लिक्विडिटी इंडेक्स 0.4 हुआ। अब इन्होंने रेशियो पूछा है कि रेशियो ऑफ लिक्विडिटी इंडेक्स एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना है, 42.5 माइनस 22.5 यानी कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा आपका 20%। 20% का मतलब 0.2। तो लिक्विडिटी इंडेक्स है 0.4, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है 0.2, दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 0.4 अपॉन 0.2 बराबर 2, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कैल्साइट इज 2.71। यस, कैल्साइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.71 होता है। ये एक डेटा है, आपको दे दिया हूँ ताकि आप ये लर्न कर लें, याद कर लें, कभी कभी SSC के एग्जाम में पूछ देते हैं। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट 2 क्या है, ए सॉइल हैज बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट इज 10%, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल विल बी 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। चूँकि आपको पता है सॉइल का ड्राई डेंसिटी क्या होता है, गामा डी बराबर बल्क यूनिट गामा अपॉन 1 प्लस W। W क्या है, वाटर कंटेंट, गामा की वैल्यू दे रखा है 22 अपॉन 1 प्लस 10% मतलब 0.1। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20, यानी ये बात भी सही है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। पूछ रखा है विच इज आर करेक्ट, 1 एंड 2 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया सोल्यूशन। आपको कोई भी डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, अब नेक्स्ट सीन देखते हैं।